अस्सलाम वालेकुम। अगर लॉजिक एंड रीजनिंग की बात करें तो ये एलएलबी के सेकेंड ईयर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। बेसिकली लॉजिक एंड रीजनिंग का जो मकसद होता है वो ये कि आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना, ताकि आप चीज़ों को दोनों साइड से देखें। यानी एज अ लॉयर जब आप फील्ड के अंदर जाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट के केसेस को ना देखें, बल्कि जो अपोजिट में जो क्लाइंट है, जो अपोजिशन है आपकी, उसके हिसाब से भी देखें, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ कहाँ पर आपकी वीकनेसेस हैं और कहाँ कहाँ पर आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो इसके लिए लॉजिक और रीजनिंग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब बेसिकली इसके अंदर हमें एक स्ट्रक्चर समझाया जाता है जो इसको हम इंट्रोडक्शन टू लॉजिक एंड रीजनिंग कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइंस इंसान के जहन के अंदर डेली बेसिस पर तकरीबन 70,000 ख्यालात आते हैं। अब 70,000 ख्याल सबको इंसान प्रोसीड नहीं कर सकता। उनमें से सिर्फ चंद हज़ार ऐसे ख्याल होते हैं जिनको इंसान प्रोसीड करता है, यानी उसके ऊपर गौर व फिक्र करता है। ऐसे ख्यालों को हम कहते हैं, फिर ये आपकी एक सोच बन जाती है। यानी पहले आपके जहन में एक ख्याल आया, फिर जब आपने उस ख्याल पर गौर व फिक्र किया तो अब वो एक सोच बन चुकी है। थिंकिंग हम इसे कहते हैं। When thought is proceeded, it is called thinking। लेकिन अब थिंकिंग दो तरह की होती है, या तो आप क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे या तो आप एनालिटिकल थिंकिंग करेंगे। फ़र्क समझते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग से मुराद कुछ नया सोचना, जबकि एनालिटिकल थिंकिंग से मुराद कुछ पहले से जो फैक्ट और फिगर्स हैं उनके ऊपर उनके एनालिसिस करना, उनको मज़ीद समझने की कोशिश करना। अब आप दो तरह की थिंकिंग कर सकते हैं। या तो आप कुछ नया सोचेंगे जो कि पहले किसी और ने ना सोचा हो, या कुछ नई चीज़ें आप इन्वेंशन, कुछ डिस्कवरीज के बारे में सोच रहे हैं, या तो फिर कुछ आप एनालिटिकल थिंकिंग कर रहे होंगे। बहरहाल जब भी आप थिंकिंग करते हैं और लॉजिकली थिंक करते हैं तो उसे हम रीजनिंग कहते हैं। अब यहाँ पर थिंकिंग में एक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुआ जिसे हम लॉजिक कह रहे हैं। तो बेसिकली लॉजिक एक ऐसा प्रोसीजर होता है, एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जब चीज़ों को गौर व फिक्र समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, आया ये चीज़ पॉसिबल भी है या नहीं, आया ये चीज़ रिजल्ट बेस्ड है या नहीं, तो इस तरह की लॉजिकल थिंकिंग को हम रीजनिंग कहते हैं। अब लॉजिक दो तरह की होती है, एक आपकी प्रेडिकेट लॉजिक, दूसरी आपकी प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक जो होती है, प्रोपोजिशनल लॉजिक इसके दो ही आंसर्स होते हैं, या हाँ या ना, मतलब सही या गलत। अब मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं कि ये पेन है। अब या तो सही होगा या तो गलत। जी ये सही है। अब मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि ये मोबाइल है। अब गलत। आंसर दो ही आएंगे, सही या गलत। जबकि प्रेडिकेट जो लॉजिक होता है इसके अंदर हम हमारे आंसर्स ज़्यादा आ सकते हैं, जिसको यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स या डोमेन ऑफ डिस्कोर्स भी कहा जाता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ क्लास के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट जो कि कराची से है, या मिसाल के तौर पर वो बदीन सिटी से, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट की पॉसिबिलिटी वहाँ पर हो सकती है। दो स्टूडेंट, तीन या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ आंसर ज़्यादा आ जाए, ऐसे लॉजिक को हम कहते हैं प्रेडिकेट लॉजिक। अब रीजनिंग आप कर रहे हैं वो तो दो ही होगी, या तो वैलिड या तो इनवैलिड। ये डिपेंड करता है आपके लॉजिक के ऊपर। अगर लॉजिक आपने सही लगाई तो वैलिड रीजन आएगा, और लॉजिक आपने गलत लगाई तो इनवैलिड रीजनिंग आएगी। रीजनिंग अगर आप ज़्यादा करते हैं तो कहा जाता है इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस यानी तुक्के लगाना, यानी कि आप अपने हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के आप हाइपोथेसिस हैं कि मिसाल के तौर पर एक बंदे का मर्डर हो गया, तो मे बी किसी चोर ने किया हो, मे बी कोई मर्डरर हो यानी कातिल हो, मतलब जो लोगों को कत्ल करता है, या मे बी किसी इंसान ने गलती में कत्ल कर दिया हो। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी, आप ऐसा समझें कि डॉक्टर से कोई गलती हो गई जिसकी वजह से बंदा मर चुका है। अब बंदा मर चुका है लेकिन रीज़न बहुत सारे आ सकते हैं। हम सोच सकते हैं कंडीशन के हिसाब से, अगर रोड पे हमें लाश मिली, उसकी हम बॉडी चेकअप करेंगे, उसके ऊपर लॉजिक लगाएंगे कि ये एक किस तरह का कत्ल है, उसके बाद हम लॉजिक लगाएंगे तो वो हमारी रीजनिंग बन जाएगी। अब इसके लिए एक डायग्राम यूज होता है इंटरनेशनली, उसे हम कहते हैं फिशबोन डायग्राम। अब फिशबोन डायग्राम में हम जो है ना काजेस और उसके समझे इफेक्ट्स देखते हैं। काज एंड इफेक्ट क्या होते हैं चीज़ों के। ये होती है आपकी रीजनिंग। जब रीजनिंग के ऊपर आप क्लेम लगाते हैं, यानी रीजनिंग तो थी आपकी माइंड के अंदर तक, लेकिन जब आपने उसको डिक्लेयर कर दिया, आपने उसको बोल दिया, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये आपकी प्रोपोजिशन है, यानी कोई भी आपका दावा है। सही। प्रोपोजिशन आपकी कमांड नहीं हो सकती, यानी कि आप ये काम करो, ये काम नहीं करो, इस तरह की कमांड नहीं होगी।
एक्सक्लेमेशन नहीं होगा, यानी कि हुर्रा वी हैव वॉन, यानी कि हम जीत चुके हैं, वाओ दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। और तीसरी जो चीज़ है वो है आप कमांड, एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ थिंग दिस इज, ये किस तरह की चीज़ है। तो ये कोई प्रोपोजिशन नहीं है, ये एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन और कमांड, ये तीनों चीज़ें आपकी कभी भी प्रोपोजिशन नहीं बन सकती, बाकी ये सिंपली एक कोई भी डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट होती है। ये पेन है, ये कापी है, कापी पर पेन से लिखा जाता है। अब ये सिंपल प्रोपोजिशंस हैं जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। अब ये दो तरह, अब देखिए थोड़ी सी बात को समझिए, आपकी प्रोपोजिशन या तो गलत होगी या तो सही होगी। मिसाल के तौर पर मेरा नाम नजीब है, अब या तो ये सही या तो गलत होगा। इसी तरह ऐसे प्रोपोजिशंस जो कि हमारे टॉपिक की तरफ हमें ले जाए, या जो कि मकसद हम हासिल करना चाह रहे हैं, या कि जो चीज़ें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड है तो हम उसे कहेंगे प्रेमिसेस। यानी कि प्रेमिस एक ऐसा प्रोपोजिशन जो कि हमें कंक्लूजन की ओर ले जाए, इसे हम कहेंगे प्रेमिसेस। ये भी दो तरह के होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। ठीक है, जब आपने कई तरह के प्रेमिसेस आपने फैक्ट और फिगर या लॉजिकल रीजनिंग से चीज़ों से निकाल लिए, एक आपने प्रेमिस निकाला, दूसरा प्रेमिस, तीसरा प्रेमिस, ये प्रेमिस बेसिस, इनका जो बेस होगा वो आपकी लॉजिकली थिंकिंग यानी कि रीजन बेसिस होंगे। अब पहला प्रेमिस, सेकंड प्रेमिस, थर्ड प्रेमिस, मुख्तलिफ प्रेमिस मिल गए। भाई नजीब कत्ल की जगह पर मौजूद था, नजीब के हाथ में चाकू था। तीसरा प्रेमिस, चाकू पर खून लगा हुआ था। अब 3 से 4 प्रेमिस आपने जब देखे तो आप एक कंक्लूजन ड्रा करेंगे, इसे हम कहते हैं कंक्लूजन। अब कंक्लूजन सही भी हो सकती है, मे भी गलत भी हो, इसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग या वीक कंक्लूजन। तो आपके प्रेमिसेस अगर एक से ज़्यादा हैं और उनके साथ एक आप कंक्लूजन देते हैं, तो मिसाल की तो नजीब वहाँ मौजूद था तो यही कातिल होगा, मिसाल। तो ये आपकी आर्गुमेंट बन। आर्गुमेंट में दो चीज़ें, एक प्रेमिस, एक कंक्लूजन। अगर एक प्रेमिस और एक कंक्लूजन तो उसे हम कहेंगे सिंपल आर्गुमेंट। अगर 3 से 4 प्रेमिस है, नजीब वहाँ पर मौजूद था, नजीब के पास चाकू था, नजीब के पास जो चाकू था वो खून से रंगा हुआ था, तो ये तीनों प्रेमिस मिलकर हमें कंक्लूजन देते हैं कि नजीब ही कातिल है। ठीक, कंक्लूजन है। अब ये 3 प्रेमिसेस और कंक्लूजन जब मिल गए तो हम इन्हें कहेंगे कि ये हमारा एक आर्गुमेंट बन चुका है। अगर एक प्रेमिस सिंपल, अगर ज़्यादा प्रेमिसेस हैं तो फिर कॉम्प्लेक्स। अब आर्गुमेंट में फिर दो मजीद किस्म के फॉर्म्स आ जाते हैं, एक डिडक्टिव और एक इंडक्टिव। डिडक्टिव यानी जो आप डिड्यूस करें, जनरल टू स्पेसिफिक। मिसाल के तौर पर, अब मिसाल ले लें कि सारे परिंदे उड़ते हैं। अब तोता एक परिंदा है, तोता भी उड़ता है। या सारे इंसान फ़ानी हैं, नजीब या अकबर एक बंदा है और अकबर या नजीब फ़ानी है। अब जनरल चीज़, सारे बंदे फ़ानी हैं या सारे परिंदे उड़ते हैं, उससे हमने बनाई स्पेसिफिक चीज़। इसी तरह से होते हैं हमारे इंडक्टिव आर्गूमेंट्स। उसमें क्या होता है कि मिसाल समझ लें कि नजीब हर डेली बेसिस पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे डेली बेसिस पर ब्लू कलर के कपड़े पहनता है। और अगर मैं पूछूं आपको नजीब अगले आने वाले मंडे पर कौन से कपड़े पहनेगा, तो आपने स्पेसिफिक सिचुएशंस देखी, फला मंडे, इस मंडे पर नजीब ने ब्लू कपड़े पहने, तो आप एक फ़ौरन कंक्लूजन देंगे कि नजीब अगले मंडे पर भी ब्लू कपड़े पहनेगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी आपने समझनी है कि इस तरह की जो आर्गूमेंट्स होती हैं इन्हें हम इंडक्टिव यानी जो इंड्यूस हो चुकी हो, जो ड्राइव हो चुका है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, इन्हें हम कहेंगे इंडक्टिव आर्गूमेंट्स। तो बेसिकली अगर हम इसको फाइनल करें, पोर्ट रॉयल की जो डेफिनेशन है रीजनिंग की, तो वो है कि लॉजिक के बारे में कि लॉजिक इज एन आर्ट ऑफ रीजनिंग। अगर आप रीजनिंग के ऊपर एक आर्ट करते हैं लॉजिक, तो उसे हम कहते हैं कि आप एक रीजन बेस्ड चीज़ दे रहे हैं। बेसिक है ये डेफिनेशन समझने के लिए। अब हम क्यों पढ़ते हैं लीगल इस लाइफ के अंदर लॉजिक एंड रीजनिंग? 3 चीज़ों के लिए। पहली चीज़, नोइंग वेदर एन आर्गूमेंट इज वैलिड और इनवैलिड, और ये एक वैल्यूबल स्किल है, यानी कि आपको पता है कि कोर्ट के अंदर ये फला आर्गूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है, तो फिर ये आपके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन स्किल है। दूसरी चीज़, गुड लॉजिक इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ परसुएशन। अगर आप जो जज वहाँ पर मौजूद होते हैं उसको अगर अच्छी आर्गूमेंट देते हैं तो फिर आप उसको परसुएट कर सकते हैं।
एक अच्छी आर्गुमेंट भी आपके एक परsuasive प्रेसिडेंट का काम कर सकती है। और तीसरी जो चीज़, हेल्प इन स्पॉटिंग फेलेसीज, यानी कि आपके केस के अंदर जो भी गलतियां हैं, अगर आप आर्गुमेंट के बेसिस पर अपने केस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा केस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर वीक है, और फिर आप अपनी वीकनेसेस को ख़त्म कर सकते हैं।